जो मन में किसी के लिए जो चाह ले वही होता था। शादी के बाद अरे छोटी बहू सुषमा, कहाँ हो? अरे देखो, सारा दिन बड़ी बहू काम में लगी रहती है मोहिनी, जरा उसकी मदद तो कर दिया करो। सारा दिन लगी रहती है तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी बोला था कि सारा दिन लगी रहो काम में। अरे सुना नहीं? आओ छोटी, काम में हाथ बटाओ। सारा दिन बस कमरे में बैठी क्या करती है पता नहीं। अरे यार, ये बुढ़िया शांत नहीं बैठने वाली। हे माँ ठन ठन देवी, बस किसी तरह सास काम करे, जिठानी काम करे और मैं आराम करूं। देवरानी को मिले आशीर्वाद से होता भी ऐसा ही है। वो जैसे ही नीचे आती है, अरे बेटी सुषमा, तू क्यों आ गई? मैं लग गई थी ना मोहिनी बहू के साथ, करवा तो रही हूँ काम। तू जा आराम कर। हाँ बेटा, नई नई शादी हुई है। क्या बात कर रही है माँ जी? ये क्या बोली जा रही हैं? और नई कहा? 8 महीने हो गए हैं शादी को। मुझे तो 15 दिन में ही काम पर लगा दिया था आपने। सास, जिस पर अब इच्छाधारी बहू का साया होता है। तो क्या हुआ? अपने काम पर ध्यान दे और जलन छोड़। मैं लगी हूँ ना तेरे साथ, फिर क्यों उस मासूम को परेशान कर रही है? मासूम? वाह माँ जी, वो मासूम तो मैं क्या हूँ? हाँ बोलिए। तभी छोटी बहू अंगड़ाई लेते हुए कहती है, अच्छा तुम दोनों आपस में निपटो, मैं चली सोने। ओह, क्या है ना, रात को नींद नहीं आई ठीक से। नया माहौल है ना, ढलने में वक्त लगेगा। हाँ हाँ बेटी, जा जा जाकर सो जा। हाँ, मेरी शक्ति का असर रहेगा अभी कुछ घंटे, तब तक तो सो ही लेती हूँ। लेकिन जैसे ही सास के सर से छोटी बहू का जादू खत्म होता है, सास के हाथ में झाड़ू होती है और वो झाड़ू को हैरानी से देखती है। ये मेरे हाथ में झाड़ू कैसे? और लानत है दो दो बहुओं पर, जिनके होते हुए भी सास को काम करना पड़े। वाह वाह, नहीं नहीं नहीं, वाह वाह वाह, क्या बात है सासू माँ, आपको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। अरे कुछ तो शर्म करिए। हाँ भाग्यवान, ये क्या बोली जा रही हो? अभी तो छोटी बहू को तुमने ही कमरे में जाकर सोने को कहा और अब उस बेचारी बड़ी पर बरस रही हो। बड़ी को थोड़ा सहारा मिलता है कि कोई तो है घर में जो उसकी आवाज बन रहा है। हाँ पिताजी देखिए ना। रुकिए पिताजी, मैं आपके लिए ज्यादा चीनी और दूध वाली चाय बनाकर लाती हूँ। आप कंटिन्यू करिए ना अपनी बात को। बहू के जाने के बाद, क्या बकवास कर रहे हैं आप बहू के साथ मिलकर? अरे मैं क्यों काम करूंगी और मैं क्यों झाड़ू लगाऊंगी? मती मारी गई है क्या मेरी? तभी अंगड़ाई लेती छोटी बहू आ जाती है। उसे पता नहीं होता कि उसके जादू का असर सास के सर से उतर चुका है। माँ जी, जरा 1 कप चाय तो लाना, और हाँ, ब्रेड पर मलाई लगाकर भी ले आना, और भाभी को पानी लेकर भेज दो ना तब तक। बहू टेबल पर पैर रखकर बैठी होती है कि सास का असली चेहरा सामने आ जाता है। वाह महारानी जी, बोलिए तो मैं आपके लिए रात के खाने में 56 भोग भी बना दूं। और हाँ, ए जी, आप क्या बैठे बैठे समाचार देख रहे हैं? वो पास का पंखा लेकर बहू को पंखा कर दीजिए। वो क्या है ना, सो कर थक गई है बेचारी। बहू को समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। वो हड़बड़ाकर हंसने लगती है। मजाक अरे मजाक कर रही थी मैं। देख सुषमा, ऐसा है कि घर का काम नहीं करना तो सामान पैक करना और घर से बाहर निकलना। और हाँ, तेरा पति जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। हम लोगों ने कोई धर्मशाला नहीं खोली यहाँ पर। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये क्या बात कर रही हैं? मैं चली काम करने किचन में। तभी ससुर बोल पड़ते हैं। हमारी बड़ी बहू हीरा है, हीरा।
अरे तू क्यों नहीं उससे कुछ सीखने की कोशिश करती? बुड्ढा बहुत बोल रहा है। अरे तू जानता नहीं मुझे, रुक, तेरी बोली बदलती हूँ मैं, रुक, अब देख तू मुझे। फिर सुषमा बहू शुरू हो जाती है मन में, हे ठन देवी, इस बुड्ढे से मेरी तारीफ करवा दे। बड़ी बहू ससुर के लिए चाय लेकर आती है और टेबल पर रखती है। लीजिए पिताजी, चाय पी लीजिए। वो क्या है ना, आपने माँ के सामने मेरे लिए स्टैंड लिया, थैंक यू। और बस, बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी है। अरे माना छोटी अपने कमरे में थी, लेकिन तुम तो सामने थी ना। उसे नहीं याद आ रहा, लेकिन तुम तो होश में थी। अरे क्यों खुद नहीं ले लिया सास के हाथ से झाड़ू? हैं? पिताजी ये क्या कह रहे हैं? अभी तो आप। अभी तो क्या बहू? अरे वो छोटे को देखो, कितनी प्यारी है, सास को बिठाकर गई है पकोड़े बनाने। एक तू है जो खाली चाय उठाकर ले आई। अरे हीरा है हीरा, छोटी वाली। बड़ी बहू को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। हे भगवान, कैसे लोग हैं, पल में तोला पल में मासा। क्या बोला बहू? जा जाकर किचन में छोटी का साथ दे। अरे थक जाएगी वो बेचारी। काहे थक जाएगी? काम क्या किया है जो थक जाएगी? बड़ी, जा अपने कमरे में, और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है, उस छोटी सी बच्ची से काम करवा रही हो। कौन छोटी है? शादी हो गई है उसकी, बच्ची नहीं औरत है, और वो भी देर से शादी हुई है, पता तो है ही आपको। देखो, छोटी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। माँ जी, मैं कमरे में जा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी बहू की मदद करो तुम। नहीं करेगी वो मदद। अरे सुबह से वो लगी थी तो क्या छोटी आई थी? रुकिए माँ जी, जाने दीजिए, मैं करती हूँ काम। लेकिन पिताजी को क्या समझा था और क्या निकले। अरे इतनी जल्दी जल्दी बात कौन बदलता है। बड़ी बहू काम पर लग जाती है और उसकी नजर पड़ती है छोटी पर, जो हाथ में एक लाल कपड़ा पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। अरे छोटी, ये क्या है, क्या पढ़ रही हो? ये है सारी समस्या का निदान, जो सिर्फ मेरे पास है। इससे मैं किसी को कुछ भी कहने और करने पर मजबूर कर सकती हूँ। देखा नहीं बाहर ससुर जी को? अच्छा, तो ये बात है, दिखाओ जरा। ना भाभी, ये तो मैं किसी को ना दिखाऊं। आपको बता दिया, गनीमत समझो। अब क्या था, जेठानी देवरानी के इशारों पर काम करती और बाकी के लोग भी देवरानी का साथ देते। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। ये रहा वो कपड़ा जिसे पकड़कर छोटी लोगों पर जादू कर देती है। अब तो मैं भी। फिर क्या, छोटी सो रही होती है कि सास जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। अरे सोती तो ऐसे रहती है जैसे कुंभकर्ण के परिवार से आई हो। उठ कर काम पर लग। पूरे घर को साफ करना है और 100 लोगों का खाना बनाना है। बड़ी बहू यानी तेरी जिठानी का आज बर्थडे है। बुढ़िया, अभी बनाती हूँ तेरे लिए खाना, रुक, आज तो सारा खाना तुझसे ही बनवाऊंगी मैं। अरे क्या पागल की तरह खुद ही हंसी और खिखी खिखी जा रही है। चल बाहर आकर रसोई में लग जा। सास चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी अलमारी को खोलकर देखती है, उसे वो कपड़ा कहीं दिखाई नहीं देता। हे भगवान, कहाँ गया वो कपड़ा? वो जादू वाले कपड़े के बिना अब मैं क्या करूंगी? वो रसोई में जाती है तो सामने ढेर सारी सब्जी पड़ी होती है। मेरे हीरे जैसी बहू का जन्मदिन है आज। और हाँ, कोई भी मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। राजकुमारी जैसी बहू का जन्मदिन है आज। छोटी देवरानी पास खड़ी जेठानी की ओर देखती है तो जेठानी के हाथ में वही लाल कपड़ा होता है। भाभी, ये कपड़ा आपके हाथ में, यानी कि? सही पकड़ी हो देवरानी जी, अब तुम्हारा जादू तुम्हीं पर चल गया।
रीना नाम की लड़की अपनी माँ सीमा के साथ रामपुर में रहती है। वो प्राइवेट जॉब करती है। एक दिन जब रीना जॉब से घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी माँ एक आदमी का फोटो लिए बैठी रो रही है। वो अपनी माँ के पास जाकर रोने का कारण पूछने लगी। माँ, ये किसकी फोटो है और तुम ये फोटो देखकर रो क्यों रही हो? बताओ ना माँ, ये कौन है? बेटा, ये तेरे पापा है। क्या क्या कहा माँ? ये मेरे पापा है? हाँ बेटा। माँ, मैंने आपसे कितनी बार पूछा लेकिन आपने आज तक मुझे कभी मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। बेटा, मैं तुझे सच्चाई बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन सच्चाई जानना मेरा भी तो हक है ना माँ। बचपन से मुझे सब बिन बाप की औलाद कहकर चिढ़ाते थे और मैं हमेशा खून का घूंट पीकर रह जाती थी। और ये कैसे बाप थे जो मुझे और तुम्हें छोड़कर चले गए थे? बेटा, मुझे पता है बचपन से मैंने तुझे कोई सुख नहीं दिया। दोनों माँ बेटियों में ऐसी बात हो रही थी, तभी अचानक गीता की तबीयत बिगड़ने लगी। बेटा, ये वक्त बहस करने का नहीं है। मुझे पता है मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया। माँ, ये आपको अचानक क्या होने लगा? मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। आप ज्यादा मत बोलो, आप थोड़ा शांत रहो। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, बाद में बात करते हैं। देख बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास बैठ जा बेटा। क्या हुआ माँ, बताओ। बेटा, ये तेरे पापा की फोटो और लॉकेट है। जिस आदमी को हमारी कोई फिक्र नहीं है उसकी फोटो और लॉकेट का मैं क्या करूंगी? वो नहीं है मेरे पापा। बेटा, जो भी हुआ उसमें सारी गलती तेरे पापा की नहीं है। लेकिन तू मुझसे वादा कर, मेरे ना होने पर तू उनके पास चली जाएगी, उनके साथ रहेगी। मैं उस आदमी के पास कभी नहीं जाऊंगी माँ, जो हमें छोड़कर चला गया था। आप मुझे उनके पास जाने के लिए क्यों कह रही हैं? मैं मर जाऊंगी लेकिन उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। बेटा, तुझे मेरी कसम है, क्या तू अपनी माँ के लिए इतना नहीं करेगी? ठीक है माँ, मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए करूंगी। बेटा, तेरे पापा कानपुर में रहते हैं। वो तुझे इन सबूतों से पहचान लेंगे और अपना भी लेंगे। मेरे बाद वही है जो तेरे अपने हैं। तू उनके साथ रहना। इतना बोलते बोलते ही गीता मर जाती है। रीना अपनी माँ को देखकर बहुत रोती चिल्लाती है। साथ ही उसके अंदर बदले की भावना भी आने लगती है। माँ, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, जिस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, मैं उससे तुम्हारी इस हालत का बदला जरूर लूंगी। उसको बर्बाद कर दूंगी। जैसे मेरा परिवार मुझे नहीं मिला, अब उस आदमी का परिवार भी सही सलामत नहीं रहेगा। मैं सब बर्बाद कर दूंगी, उसके परिवार को टुकड़ों में बांट दूंगी। गीता का अंतिम संस्कार करके अगले ही दिन रीना कानपुर के लिए निकल जाती है और अपने पिता कमलेश को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। कौन हो तुम और इस तरह मेरे केबिन में कैसे घुस आई? अरे कोई इसको बाहर निकालो। न जाने कहां से बिना पूछे अंदर आ जाते हैं ऐसे लोग। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हारे कैबिन में घुसी हूँ, अब मैं तुम्हारे घर में घुसूंगी। और पता है मजे की बात क्या है? तुम खुद मुझे अपने घर में लेकर जाओगे, मेरे प्यारे पापा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, किस पागल को यहाँ आने दिया? चिल्लाओ मत पापा, वरना यहाँ बहुत तमाशा हो जाएगा और पूरी दुनिया को आपके कारनामों के बारे में पता हो जाएगा। पापा। पापा? कौन पापा? किसका पापा? कौन हो तुम? और मुझे पापा पापा क्यों बोल रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? देखो, अगर तुम बाहर नहीं गए तो सिक्योरिटी वाले तुम्हें धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। ये देखो पापा, हमारी फैमिली फोटो, ये आप है ना? ये देखिए मेरी माँ और मेरे पापा और मैं। क्या तुम गीता की लड़की हो? हाँ, मैं उसी बदनसीब की बेटी हूँ जिसे तुम माँ बनाकर इस शहर में भागाए। अब मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना है और तुम्हारी बेटी बनकर रहना है, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया है। तुम पागल हो क्या? कल को कोई भी मुंह उठाकर आएगा और कहेगा कि वो मेरी बेटी या बेटा है, तो क्या मैं सबको अपना नाम दे दूं? मैंने कोई अनाथ आश्रम खोला है क्या?
मिस्टर कमलेश, अगर तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर गए तो मैं पूरे कानपुर में पर्चे बंटवा दूंगी कि तुम मेरे बाप हो। फिर देखते तुम मुझे कैसे नहीं अपनाते। ठीक है, अगर मैं मान भी लूं कि तुम गीता की बेटी हो, फिर भी मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। अब आए ना तुम लाइन पे। चलो अब हम घर चलते हैं, हमारे घर पापा। तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आता क्या? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी अपनी फैमिली है जिसमें मेरी माँ, पत्नी और बच्चे हैं। उन लोगों को क्या कहूँ कि तुम मेरी नाजायज औलाद हो। ये सुनकर रीना बहुत चिढ़ जाती है और जाकर कमलेश की कुर्सी पर बैठकर हंसते हुए कमलेश से कहती है, वाह पापा वाह, आप एक फैमिली तो संभाल नहीं पाए और दूसरी भी बना ली। खैर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस आपके साथ रहना है, वो भी आपके घर में। अब आप देखो आप मुझे कैसे लेकर जाओगे अपने घर में। पर मेरी फैमिली को पता चल गया तो उन्हें मैं कैसे समझाऊंगा? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। अगर आपने मुझे मना किया तो मैं जाकर सारी सच्चाई आपके पूरे घर को बता दूंगी। अब आप देख लीजिए, आप बताओगे या मैं बताऊं? नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मेरा परिवार टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपने घर पर रखना होगा, क्योंकि मुझे मेरा हक चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तुमको खाने वाली बनाकर अपने घर ले चलूँगा। बाद में सही मौका देखकर सबको हमारा रिश्ता बता दूंगा। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके, वरना मेरा भरोसा नहीं मैं कब बता दूं। अब कमलेश रीना को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर सबके पूछने पर वो उसको खाना बनाने वाली बताता है। लेकिन कमलेश के घर में सब उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये देखकर उसको थोड़ा अजीब लगने लगता है। आओ बेटी आओ, अब इसे अपना घर समझ कर ही रहना, ठीक है बेटा? ये क्या, यहाँ तो सब मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनके चेहरे और बातों में नहीं फंसना है। मैं यहाँ अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ और वो लेकर रहूँगी। इस घर को बर्बाद करके रहूँगी। अरे बेटा रीना, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं दादी, आपको देखकर ना मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी ऐसे ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही परिवार में हूँ। अच्छा बेटा, ये अब से तुम्हारा ही परिवार है। वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर में? बस मैं और मेरी माँ थी, लेकिन माँ की कुछ दिनों पहले तबीयत खराब होने से मौत हो गई। अब मैं अनाथ हूँ। अरे अरे, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या वो इस दुनिया में नहीं है क्या बेटा? मुझे नहीं पता, मैंने उनको बचपन से नहीं देखा। वैसे तो है वो मेरे आसपास ही, बस थोड़ी दूरी पर है। माँ जी, काफी रात हो गई है, अब रीना को सो जाने दीजिए। आगे की बातें कल कर लेना, थक गई होगी ना। हाँ दादी, कल हमको भी रीना दीदी के साथ बहुत बातें करनी है। अगले दिन रीना सबके लिए खाना बनाती है। सब उसके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं, पर कमलेश थोड़ा चिंता में होता है। अरे अंकल जी, सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया, लेकिन आप ऐसे मुंह लटकाए क्या सोच रहे हैं? क्या हुआ पापा, कुछ तो बोलो। कौन पापा? मैं किसी का पापा नहीं हूँ। अरे क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। लगता है अंकल जी कुछ परेशान है। कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। लगता है मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करके रीना की सच्चाई सबके सामने लानी होगी, क्योंकि अगर इसने किसी के सामने मुंह खोल दिया तो मेरी बात फिर कोई नहीं सुनेगा। अरे कमलेश, देख रीना कब से तुझसे कुछ पूछ रही है, तो ऐसे गुमसुम बैठा है। क्या हुआ, ठीक है ना तू? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में एक मीटिंग है, बस उसी की टेंशन है। सुनिए, मैंने सुना आपकी एक गर्लफ्रेंड थी। किसने कहा तुमसे? ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आप बहुत स्मार्ट है ना, हो सकता है आपकी पहले कोई गर्लफ्रेंड हो। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे फालतू के सवाल जवाब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कमलेश गुस्से में कमरे से निकलकर बरामदे में बैठ जाता है। गंगा पहले से वहां बैठी थी। कमलेश को देखकर वो उससे पूछती है, बेटा कमलेश, तो रामपुर में कौन से कॉलेज में पढ़ता था? मैं तो भूल ही गई, बताना जरा। माँ, आपको अचानक मेरा कॉलेज कैसे याद आ गया? क्या बात है माँ, आपकी याददाश्त तो बहुत तेज है।
अरे बेटा, वो अपनी रीना भी रामपुर की है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। वो कह रही थी उसने तुमको वहाँ देखा है, तो मुझे याद आ गया। तुम मिला था क्या कभी उसको? लगता है मेरे घर में सबके दिमाग में मेरे लिए शक ये रीना ही डाल रही है। अभी पूछता हूँ उससे। कमलेश, अरे कहाँ जा रहा है बेटा? मेरी बात का जवाब तो दे। क्या हुआ तुझे बेटा, कहाँ जा रहा है? सुन। अभी आया माँ, कुछ जरूरी काम याद आ गया है, बस अभी आता हूँ। कमलेश गुस्से में रीना के पास जाता है और उससे पूछने लगता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गंगा भी उसके पीछे आ गई है और उसकी बातें सुन रही है। रीना, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमारी सच्चाई, कि तुम मेरी बेटी हो, ये सबके सामने मान लूंगा, कुछ दिन का समय दो, उसके बावजूद तुम सबके दिमाग में मेरे लिए जहर क्यों घोल रही हो? सुनिए मिस्टर कमलेश, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। आपको आज आपकी फैमिली की चिंता है, मेरी और मेरी माँ की कभी कोई चिंता नहीं की आपने। रीना, तुम्हें अभी अधूरी सच्चाई ही पता है। मेरी माँ और मैं किस हालत में थे वहां, क्या क्या नहीं सहा हमने, पर आपको कभी हमारा ख्याल तक नहीं आया। अब आपको सच्चाई याद आ रही है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि मेरे ऊपर क्या बीती है, तुम्हें पूरी बात तक नहीं मालूम। वाह वाह वाह, सारी परेशानी मैंने और मेरी माँ ने झेली और बीती आप पर। कमाल के ड्रामेबाज हो मिस्टर कमलेश। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं अब आपकी बातों में नहीं आऊंगी। रीना की कड़वी बातें सुनकर कमलेश बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी गंगा पीछे से निकलकर उसके पास आई। उसको देखकर कमलेश और रीना सहम जाते हैं। बेटा रीना, मुझे पहले से ही शक था कि तुम मेरी खोई हुई पोती हो। आपने मुझे पोती कहा दादी? हाँ बेटा, तुम मेरी वही खोई हुई पोती हो जिसको हम दोनों महीनों तक ढूंढते रहे, लेकिन वो हमें नहीं मिली। तुम जानती भी हो हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। कौन दोनों? मैं और तुम्हारे पापा। वाह दादी, आप भी इनकी तरफ बहुत ड्रामेबाज हो। जब आपको मेरा और मेरी माँ का पता था तो आपने बेटी की दूसरी शादी कैसे करा दी? जब तुम और तुम्हारी माँ नहीं मिले तो कमलेश बिल्कुल पागल जैसा हो गया था और मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकी, इसलिए उसकी शादी करवा दी ताकि उसकी बची हुई जिंदगी बर्बाद ना हो। हाँ रीना, माँ जी सही कह रही हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी एक बेटी और भी है। तभी गंगा रीना को बताती है कि जिस दिन वो उसके घर आई थी, उसका चेहरा देखते ही वो समझ गए थे कि रीना उसकी पोती है, क्योंकि रीना की और कमलेश की शक्ल बहुत मिलती है। मैं क्या सोचकर आई थी, लेकिन यहाँ तो सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे इनको छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या सोच रहे हो बेटा? माँ जी सच कह रही हैं। मुझे माफ कर दो दादी, मैं तो इस घर से अपनी माँ के साथ हुए अपमान का बदला लेने आई थी, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि गलती मेरी थी। कैसी गलती बेटा? मुझे सच्चाई का पता ही नहीं था, ना माँ ने मुझे कुछ बताया। लेकिन मैं अब इस परिवार को और परेशान नहीं करूँगी। मैं आप सबको ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। रीना अपने किए की माफ़ी मांगती है। कमलेश भी उससे माफ़ी मांगता है। अब सब रीना को उनके साथ रहने को कहते हैं, लेकिन रीना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए वो उन सबको छोड़कर वापस नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती है। अब क्या करे, अगर किसी की सीमा की माँ जैसी माँ हो तो उस लड़की का तो भगवान ही मालिक है। देखिए जी, साफ साफ बोल देती हूँ, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को ये ससुराल जाएगी तो लोग यही बोलेंगे ना, माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं। बेचारी सीमा सोकर उठती है और माँ की बातें कान में पड़ती है। ये माँ को क्या हो गया है, पीछे ही पड़ी है, न जाने ससुराल ना हुआ क्या हो गया। अरे वहाँ जाकर न जाने मेरी बेटी को कैसा माहौल मिले, यहाँ तो उसे चैन से रहने दिया करो। लेकिन माँ नहीं मानती। आहा, उठ गई महारानी। राजकुमारी आज तो जल्दी उठ गई, थोड़ा और सो लेती। माँ ने चाय का घूंट नहीं पिया सुबह से कम सुबह जल्दी उठती तो चाय तो बना कर लाती। अरे भाग्यवान, मैं बना देता हूँ। हाँ हाँ, तुम ही बना दो, इसे तो सोने दो। सारा दिन तो किताब में नजर गड़ा कर रखती है, और अब आप हो जो 2 काम करती है वो भी ना करने दो। कल से 5 बजे सोकर नहीं उठी ना तो कमर तोड़ दूंगी, समझी?
सीमा की माँ को डर होता है कि बेटी ससुराल में कोई काम नहीं कर पाई तो उसकी नाक कट जाएगी। उतने में सीमा की होने वाली सास आ जाती है। अरे बहन जी, आइए आइए आइए, कैसे आना हुआ? बता देती तो घर वर थोड़ा साफ कर लेते। अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, आपके घर के पास के हलवाई से मिठाई लेने आई थी, तो सोचा एक डिब्बा आप लोगों को भी पकड़ा दूं। सास सीमा को पास बुलाती है, उसके सर पर हाथ फेर कर डिब्बा दे देती है। अरे पजामा में तो सीमा बहुत छोटी सी गुड़िया सी लग रही है, पजामा ही ले आना ढेर सारा। हाँ अरे वो क्या है ना, घर का सारा काम करके एक बार ही नहाकर सूट पहनती है, वो कंफर्टेबल होती है ना पजामा में। अच्छा आप बताइए, घर का सारा काम हो गया? हाँ हाँ, वो सब तो कब का हो गया, हमारे घर में सुबह ही हो जाता है। अच्छा चलती हूँ। सीमा, मिठाई खाकर बताना कैसी लगी। अच्छा बहन जी, चलती हूँ। सीमा बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो पजामा में। होने वाली सास तो चली जाती है, लेकिन ये क्या, सीमा की माँ तो सीमा पर टूट पड़ती है। देखा देखा, मैं ना कहती थी ससुराल में रहना आसान नहीं है। सुना गई ना चार बात, ताने देने में ये औरत किसी से कम नहीं है। अरे लेकिन उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, उल्टा मिठाई देने आई थी। अरे खोल बेटा सीमा, देखे तो कैसी मिठाई है हमारे घर के पास की, जो हमें नहीं पता। अरे वो मिठाई इसलिए दे गई है कि उन्हें शादी में इससे भी महंगे मिठाई वाले से मिठाई चाहिए होगी। और तो और देखा नहीं कैसे कह रही थी, हम लोगों के घर तो सुबह ही सारा काम हो जाता है। समझ रही है ना सीमा? सीमा, जिसकी समझ में सच्ची कुछ नहीं आया, वो तो परेशान सी हो जाती है। ना माँ, कुछ समझ में नहीं आया, क्या समझना था? अरे कितने सीधे हो तुम लोग। अरे वो बोलना चाहती थी कि इतनी देर नहीं, सुबह ही तो उसके घर का सारा काम कर देना। ओह, ये बात थी। हाँ, और नहीं तो क्या। और तो और देखा कैसे पजामा के लिए 4 बार बोल गई, पजामा पजामा पजामा। हाँ, पर वो बोल रही थी कि अच्छा लग रहा है, यही पहनना। ये तो अच्छा है कि कम से कम सीमा की सास उसे साड़ी पल्लू पल्ला के चक्कर में नहीं डालेंगी। अरे ताना था ताना कि अच्छी लग रही है, मजाक बना रही थी इसका, समझे नहीं? वैसे सच्ची सीमा की माँ ने उसकी सास की बातों का जो भी मतलब निकाला, सीमा और उसके पिता को तो समझ में ही नहीं आया। खैर आगे। अगले रोज सीमा कॉलेज के लिए निकल रही थी कि माँ, अरे सीमा, ये क्या पहना है? तुझे पता है ना कल ही तेरी सास ताने देकर गई है, फिर वही जींस टॉप पर आ गई। पर माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है ना, ये सूट पहन कर जा, और हाँ कल से तू साड़ी पहन कर जाएगी, समझी? सीमा को गुस्सा आ जाता है, वो जोर से माँ पर चिल्लाती है। क्या है माँ, साड़ी वाड़ी पहनकर कौन जाता है कॉलेज, बोलो। मैं जाती थी अपने जमाने में, सास के सामने ऐसे चिल्लाएगी तो पता है क्या बोलेगी? बोलेगी कि तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या, जोर जोर से चिल्लाना। अरे गलती मेरी ही थी जो सर पर चढ़ा लिया तुझे। चल अंदर, आज से कहीं नहीं जाएगी तू। सीमा रोने लगती है। माँ कैसी बात कर रही है, मेरी परीक्षा है, साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी, आखिरी साल है, कॉलेज जाना जरूरी है। हाँ तो कल से साड़ी पहनकर जाना होगा, जाएगी ना? नहीं तो जाना मत, तेरी मर्जी। बेचारी सीमा क्या करती, माँ के कहने पर साड़ी पहनकर कॉलेज जाती है, जहाँ उसे सभी परेशान करते हैं। अरे आंटी जी कहाँ आ गई, ये आपके लिए जगह नहीं है आंटी जी। अरे मैं तो डर ही गई, कहीं टीचर तो नहीं आ गई। तभी सीमा की बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है। क्या बात है सीमा, ये साड़ी क्यों? यार मेरी माँ है ना, ससुराल में मैं कैसे रहूंगी, इसकी प्रैक्टिस के चक्कर में मायके को ही ससुराल बना दिया है, क्या करूं मैं? दोस्त जो थोड़ी समझदार सी होती है। देख, तेरी कपड़ों वाली प्रॉब्लम का सलूशन तो है मेरे पास, बाकी की बातों का भी बाद में सोचते हैं। अब सीमा साड़ी पहनकर दोस्त के घर जाती, वहाँ कपड़े बदलकर कॉलेज जाती, पढ़ाई करती और शाम को फिर साड़ी पहनकर घर आ जाती। लेकिन वो इससे काफ़ी दिन बाद उपसी जाती है। यार कुछ और आइडिया बताना। माँ ने तो बोलने हंसने से लेकर बाहर निकलने पर भी पाबंदी कर दी है, कहती है
ससुराल में ऐसा, ससुराल में वैसा। यार ससुराल ऐसा होता है तो मुझे शादी ही नहीं करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दीदी की भी तो शादी हुई है, सब ठीक है। सुबह 5 बजे ना कोई नहीं उठता। यार मैं क्या करूं, मेरी माँ ने तो ससुराल ही बना रखा है मायका। देख मेरे पास ना एक आइडिया है, सुन। ये बोलकर वो सीमा के कान में कुछ कहती है और दोनों खुश हो जाते हैं। उसी दिन शाम को सीमा की होने वाली सास उसका हालचाल लेने आती है। अरे सीमा, कहाँ हो? अब बहन जी आप आइए। सीमा तो यही है, आपने कहा था आप आ रही है तो मैंने उससे कहा कि पकोड़े तल ले, वही बना रही है। अभी अभी कॉलेज से आई है ना। बहन जी, आप इतना काम ना कराया करिए मेरी बहू से, वो क्या है ना, थक जाता है बच्चा। सीमा हाथ में पकोड़े लेकर आती है। अरे सीमा, क्या हो गया बेटा, कैसी हो रही हो, ख्याल नहीं रखती अपना? अब वो क्या है ना, तभी माँ बीच में बोल देती है। वो क्या है ना, पढ़ाई भी करनी जरूरी है इसको। मैंने तो कितनी बार बोला है, अब शादी हो रही है, राकेश अच्छा कमा रहा है, क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई की, घर का काम काज करो। लेकिन बहन जी जानती है ना आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं। अब पकौड़ा खाइए। सीमा की माँ सास को कुछ कहने ही नहीं देती। बैठो सीमा बेटा यहाँ। और ये साड़ी क्यों पहनी है, कहीं गई थी क्या? सीमा कुछ नहीं कहती, उसे तो पता होता है कि सास की हर बात में ताने ही होते हैं। वो शांत रहती है, उसे तो समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। मन तो करता है कि सास से सीधी बात कर ले कि मेरे बस की नहीं है सुबह 5 बजे उठना, लेकिन फिर सामने बैठी माँ को देखकर शांत हो जाती है। सास चली जाती है। अब अगली सुबह 5 बजे घर से जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाजें आना शुरू हो जाता है। क्या क्या हो गया देखिए तो, अरे उठिए ना, भूकंप आ गया है क्या? अरे कुछ नहीं, सो जाओ ना, सुबह देखेंगे। अरे सुबह ही तो हो रही है, लग रहा है 5 बजे हैं। जाइए बाहर, मैं नहीं उठूंगी, बहुत जोर से नींद आ रही है मुझे। पिता किसी तरह उठकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सीमा बर्तन धो रही थी, और वो भी बर्तन पटक पटक कर। अरे बेटा, क्या क्या कर रही हो बेटा, बर्तन धो रही हो या पटक रही हो? मैं तो ऐसे ही करती हूँ बर्तन साफ। अब बोलिए पापा क्या करेंगे आप? पिता समझ जाते हैं कि बेटी गुस्से में है। वो कमरे में जाते हैं और बीवी को समझाते हैं। देखो, उसे अगर ससुराल में परेशान होना ही है तो उसे अभी से परेशान क्यों कर रही हो? मैं तो कहता हूँ क्या ज़रूरी है क्या सुबह 5 बजे उसकी सास उठाए? और अगर ये नहीं उठी, काम नहीं करी तो नाक तो मेरी कटेगी ना। बाकी मर्जी है, जैसे करना है कर लो। देख लेना कल को उसकी सास उसे यहाँ लेकर ना आ जाए वापस। खैर, सीमा की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सुबह 5 बजे उठती है। क्या हो गया बहू, क्यों इतनी जल्दी उठ गई? वो घर का काम करने के लिए। लेकिन उसके लिए तो काम वाली आएगी 7 बजे। हम लोगों के घर काम जल्दी हो जाता है, बोला था ना। लेकिन ये नहीं कि 5 बजे जा जाकर सो जा। और हाँ, ये साड़ी पहनने के लिए मना किया था ना बेटा, कंफर्टेबल रहे। ये तेरा ससुराल है, पुलिस थाना नहीं जो ड्रेस पहननी होगी। सीमा समझ जाती है कि सास के कहने का क्या मतलब होता था और माँ ने क्या डरा कर रखा था। सीमा माँ के पास जाती है। क्या हुआ, ताने तो नहीं सुनाई तेरी सास कि तेरी माँ ने क्या सिखाया? नाक तो नहीं कटाई ना? बोला तो सही माँ, यही कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहू नहीं नौकरानी बनने की ट्रेनिंग दी है। माँ, मेरा ससुराल इतना अच्छा है कि अब मैं यहाँ तो बस कम ही आऊंगी। मजे तो ससुराल में ही है।